डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम साय। दिल्ली में सीएम साय ने गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। सीएम साय ने राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर रखी अपनी बात। आयुर्वेदिक एम्स की मांग उठाई। दिल्ली से लौटते ही कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा जांच के दिए निर्देश। नीट परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का छात्रों की गूंज अभियान। छात्रों को लेकर रांची में केंद्र के खिलाफ राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की हुंकार। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी कांग्रेस। उज्जैन में मोहर्रम जुलूस में खतरनाक स्टंट, क्रेन से लटकाकर कार में किया ब्लास्ट। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हालिया दिल्ली दौरा राज्य के विकास और केंद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों पर केंद्रित रहा। इस 2 दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। सीएम साय ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष एम्स स्थापित करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश का 44% भूभाग वन क्षेत्र है, जहां प्रचुर मात्रा में औषधीय जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं, जो इसे आयुर्वेद अनुसंधान के लिए आदर्श बनाती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में बस्तर के विकास और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। दिल्ली प्रवास के दौरान सीएम ने दिल्ली के द्वारका स्थित छत्तीसगढ़ आदिवासी युवा छात्रावास में रहकर यूपीएससी की तैयारी करने वाले सफल विद्यार्थियों से मुलाकात भी की और उन्हें बधाई भी दी। उन्होंने छात्रावास की क्षमता 50 से बढ़ाकर 200 करने का फैसला लिया, जिसके सकारात्मक परिणाम के रूप में इस बार 13 विद्यार्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा पास की है। दिल्ली से लौटने के बाद उन्होंने प्रदेश के सभी कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों और जांच के संबंध में मुख्य सचिव को कड़े निर्देश जारी किए हैं। हाँ, 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास था और कल हमारे देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से सौजन्य मुलाकात किए और हमारे साथ हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी थे और उनसे बस्तर के विकास के संबंध में बड़ी सार्थक चर्चा हुई है और नक्सलवाद समाप्त होने के बाद जो वहाँ पर सरकार के तरफ से विकास के काम हो रहे हैं उनसे भी उनको अवगत कराए हैं और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी से भी सौजन्य मुलाकात हुई है। अगली छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपातकाल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस और उसके प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को देश में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था और कांग्रेस नेताओं को इसकी सच्चाई जनता के सामने रखनी चाहिए। केदार कश्यप ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या की गई, नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और गैर कांग्रेसी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को करीब 19 महीने तक जेल में रखा गया। उनका कहना था कि कांग्रेस आज भी उस दौर की सफाई देने में लगी हुई है, जबकि उसे अपने फैसलों पर आत्ममंथन करना चाहिए। मंत्री कश्यप ने कहा कि सचिन पायलट को आपातकाल की वास्तविकता स्वीकार करते हुए उस दौर से प्रभावित लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार आपातकाल को सही ठहराने की कोशिश कर रही है, जबकि देश में उस दौर को लोकतांत्रिक मूल्यों पर सबसे बड़ा हमला माना जाता है। जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है तो उस पर अब वो अपनी सफाई देते फिर रहे हैं। आप गलती करोगे और देश में इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करोगे तो स्वाभाविक है आपको उसको जवाब देना पड़ेगा। और सचिन पायलट जी उस बात का स्पष्ट अपने कहते हैं उसमें करें कि आपातकाल किन किन कारणों से किया गया और किस तरीके से उन्होंने पूरे देश के सभी वर्ग को प्रताड़ित करने का काम किया। क्या वो उनके घरों में जाकर के माफी मांगेंगे? और आज कांग्रेस पार्टी
उनका प्रशिक्षण हो रहा है। तो इस बात का भी प्रशिक्षण अवश्य लें कि वो लोकतंत्र के साथ में कभी इस तरीके से खिलवाड़ न। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के आह्वान पर बड़ी संख्या में मितानिन कार्यकर्ताओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल रैली निकाली। अरपा रिवरव्यू से शुरू हुई रैली सिम्स मेडिकल कॉलेज, प्रेस क्लब, संतोष भवन, कंपनी गार्डन और नेहरू चौक होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। इस दौरान मितानिनों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मितानिन संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मितानिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं और लोगों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में उनकी अहम भूमिका रहती है। इसके बावजूद लंबे समय से लंबित मांगों पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। मितानिन संघ ने शासन से उनकी 4 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो प्रदेश भर में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। के विशेष 3 प्रकार के मांग है। हमार पहला मांग है हमारा एनएचएम में संविलियन करे हाँ कह रही से हमार जो क्षतिपूर्ति मिलथे मान दे ओकर 50% वृद्धि करी कह रही से और साथ में ठेका प्रकल्प बंद करी कहे। हमार केवल 3 ही मांग है। हमार 3 मांग ला आज ले पूरा नहीं करे सरकार हा। हमन अगस्त में 1.5 महीना ले हमन हड़ताल करे हन। ओह सितंबर में हमन आश्वासन दे रही के 50% मितानी मन के वृद्धि हो गए है करके जो भूपेश सरकार हमन 2200 मान दे करे मितानी मन ला आज ले नहीं चालू करे, अभी तक नहीं दिए और हमन ठेका प्रथा में फिर से दे दिए सच एनजीओ ला। हमन ओकर साथ काम नहीं करना चाहतन। हमन सबके सलाह है हमन ओकर साथ काम नहीं करे। हमन केवल 3 ही। चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों की, जहां नर्मदापुरम में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिले भर के किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर का जुलूस लेकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए कृषि मंडी पहुंचे और सभा को संबोधित किया। समस्याओं को लेकर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मूंग खरीदी बढ़ाने, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने, गेहूं चना का लंबित भुगतान, बोनस राशि जारी करने और सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसते हुए कहा कि मैं 4 मामाओं को जानता हूं। पहला मामा मारीच, दूसरा मामा कंस, तीसरा मामा शकुनी और चौथे हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लीलाधर सिंह राजपूत ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि जल्द मांगे नहीं मानी गई तो पहले कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश भर के किसानों के साथ 1000 ट्रैक्टरों से विधानसभा का घेराव किया जाएगा। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिला स्तर की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण किया जाएगा, जबकि शासन स्तर की मांगों को प्रदेश और केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अगली खबर, साइबर जागरूकता अभियान 2.0 के तहत नर्मदापुरम मंडी परिसर में किसानों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसडीओपी जितेंद्र पाठक ने किसानों को साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी से बचाव के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। एसडीओपी जितेंद्र पाठक ने किसानों को फर्जी मोबाइल ऐप, फिशिंग लिंक, बैंकिंग फ्रॉड, ओटीपी साझा करने और सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। कार्यक्रम के दौरान किसानों को साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल की जानकारी भी दी गई। अंत में उपस्थित किसानों ने साइबर अपराधों के प्रति जागरूक रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ ली। अगली खबर, उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील में मोहर्रम जुलूस के दौरान सुरक्षा के तमाम नियमों को ताक पर रखकर किए गए एक बेहद खतरनाक और जानलेवा स्टंट ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। अडान मोहल्ले में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने एक कार को क्रेन की मदद से करीब 40 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटका दिया। कार पर ले फिर आ गए के पोस्टर लगे थे और 2 युवक उसके ऊपर सवार होकर झंडे लहरा रहे थे। इसी बीच कार के भीतर किए गए एक खतरनाक करतब से तेज धमाका हुआ और कार के शीशे चकनाचूर हो गए।
इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल सख्त कदम उठाए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी करणदीप सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार के अंदर दीपावली पर उपयोग किए जाने वाले मल्टी शॉट रॉकेट चलाए गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई बम ब्लास्ट नहीं था, बल्कि वाहन के शीशे बंद होने के कारण अंदर गैस का अत्यधिक दबाव बन गया, जिससे कार के कांच फटने के बाद धमाके जैसा दृश्य उत्पन्न हुआ। एडिशनल एसपी करणदीप सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और फुटेज के आधार पर अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है। जांच में जिनकी भी भूमिका संदिग्ध पाई जाएगी, उन सभी के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की, जहां रांची के स्मार्ट सिटी स्थित अपने सरकारी आवास में पिछले दिनों क्षेत्रवासियों से मिलने के बाद राज्य के पेयजल, स्वच्छता एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर विभागीय कार्रवाई में आ रही रुकावटों पर हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह के साथ खास बातचीत की। इस दौरान केंद्रांश की कमी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर जोरदार निशाना साधा उन्होंने। तो वहीं उन्होंने एनडीए के घटक दल जदयू से मिले ऑफर पर प्रतिक्रिया देते हुए महागठबंधन के अंदर मची हलचल पर भी तंज भरे लहजे में जवाब दिया। इस वक्त हमारे बीच झारखंड के पेयजल, स्वच्छता, मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद। विभाग की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी चुनौती पैसे की है। नल जल योजना में जो केंद्रांश के रूप में मिलना था, जो हमारा बकाया 6500 करोड़ है, अब तक नहीं मिला है, वो एक बड़ा चिंता का विषय है। और पैसे नहीं मिलने के कारण राज्य की नल जल योजनाएं जो अधूरी पड़ी हुई है, उसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और पूरा नहीं होने के कारण नल से शुद्ध पेयजल आम जनता को हम मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। ये बड़ी चिंता। लेकिन अभी गर्मी बीतने को है, लगभग बीत ही चुका है। हम अपने संसाधनों से, राज्य सरकार के संसाधनों से जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हमने किया। आप लोग से भी आग्रह होगा कि आपके माध्यम से भी केंद्र सरकार को पुनः एक आवेदन करना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे कि भाई आप अतिशीघ्र नल जल की योजनाओं को जो बकाया राशि है केंद्रांश के रूप में उसको देने का कार्य करें, ताकि नल जल योजना को पूरा कर पाए। लगातार केंद्रांश को लेकर ये मांगे होती ही रही है जब से सरकार बनी है। हम ये जानना चाहेंगे आखिर क्यों इस तरीके का व्यवहार, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है सौतेला व्यवहार झारखंड के साथ किया जा रहा है, लेकिन वो दिल्ली भी जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं, बावजूद इसके क्यों केंद्रांश को लेकर इस तरीके की असंतुष्टि? तो देखिए, इसका जवाब तो केंद्र ही देगा, लेकिन हम लोग जब वो अमूमन जो अनुभव कर सकते हैं उस अनुभव को आपसे साझा करेंगे कि हमारे साथ दोहरा व्यवहार, दोहरा नीति कर रही है, हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है केंद्र सरकार। मिलना चाहिए। जो शर्तों का उन्होंने बात करता है, जो शर्त उन्होंने कहा एमयू करने का वो भी हम कर दिए, ओएनएम पॉलिसी बनाने का वो भी कर दिए, लेकिन अब तक अभी 24-25 में एक पैसा नहीं मिला, 25-26 में एक पैसा नहीं मिला और अब तक भी एक पैसा नहीं मिला। तो बड़ा चिंता का विषय। तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार हमारे साथ दोहरा नीति, दोहरा व्यवहार कर रही है, जो बड़ा ही चिंता का विषय है। और हम समझते हैं कि केंद्र सरकार को पुनः एक अनुरोध करेंगे कि अतिशीघ्र पैसे को रिलीज किया जाए। दूसरा, जो आपने कहा कि हमारे आवास में भीड़ लगी रहती है, तो ये नियमित प्रक्रिया। हम 7 बजे से यहाँ बैठते हैं, 10 बजे बिना ब्रश व्रश किए 10 बजे तक बैठते हैं, फिर ब्रश व्रश करके नहा हुआ के फिर बैठते हैं। लोग आते हैं, उपलब्ध रहते हैं, लोगों की पूरे राज्य की समस्या रहती है, राज्य के भर के लोग आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और समाधान करने के दिशा में आवश्यक निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे बीच यहाँ मंत्री योगेंद्र प्रसाद तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करते नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की परेशानियों के साथ साथ अपने विभाग को लेकर और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण केंद्रांश को लेकर उसने जो बात रखी है, ये महत्वपूर्ण है। देखने वाली बात है केंद्र सरकार कितनी जल्दी इनकी मांगों पर अमल करती है, क्योंकि लगातार इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री द्वारा आवाज उठाई जा रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड समेत देश भर में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए छात्रों की गूंज अभियान के तहत छात्रों और अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर गुरुवार को रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।
तो वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कांग्रेस ने इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है, जो पूरे 40 दिनों तक रांची समेत देश के 28 प्रमुख शहरों में चलाया जाएगा। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कोटा से इस अभियान की शुरुआत की थी और रांची के छात्र सार्थक ने इस सरकार को आईना दिखाया था। पिछले दिनों 23 लाख छात्र नीट की तैयारी कर रहे थे, ये उनकी आवाज़ है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी इतने सालों में कई बार छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन पेपर लीक पर एक बार भी पीएम ने छात्रों से इस पर चर्चा नहीं की। इसके खिलाफ कांग्रेस 9 अगस्त को दिल्ली चलो अभियान के तहत सरकार के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन करेगी। इसके साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रताप से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि 10 सालों में अब तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को ये नहीं पता करना चाहिए कि कांच कैसे टूटा, बल्कि ये पता लगाना चाहिए कि आखिर पत्थर किसने फेंका है। रांची में बैठा हूं। रांची वो शहर है जो सार्थक सिद्धांत का शहर है। यहीं के एक छात्र ने पूरे देश में सीबीएसई का जो सीएसएम प्रणाली है उसके खिलाफ जो प्रेजेंटेशन दिया, उसने पूरे देश को न सिर्फ चौंकाया बल्कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने बुला करके सार्थक से वो प्रेजेंटेशन भी देखा। और रांची के मोराबादी स्थित रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में सिद्धो कानू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की आम सभा वर्ष 2025-26 की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले एमपीसीएस लैंप्स की प्रतिनिधियों को अंगवस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया और संघ की आगामी वार्षिक योजनाओं, बजट, उपलब्धियों तथा भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने, किसानों और वनोपज संग्रहों को बेहतर लाभ दिलाने तथा संस्थानों में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR अभियान की जानकारी देते हुए सभी सदस्यों से अपील की कि कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से न छूटे। उन्होंने जिले में चल रहे नशा विरोधी अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता बताते हुए सहकारी संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों से अपने अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज के लिए घातक है, इसलिए इसके खिलाफ सभी को मिलकर अभियान चलाना होगा। उपायुक्त ने लोगों से अफीम की अवैध खेती की सूचना प्रशासन को देने की भी अपील की और कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उप विकास आयुक्त संजय भगत, DFO श्रीकांत वर्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी रविंद्र दास सहित कृषि, आपूर्ति, मत्स्य, पशुपालन विभाग के अधिकारी और MPCS प्रतिनिधि मौजूद रहे। अगली खबर, पोलियो एक गंभीर बीमारी है जो आजीवन दिव्यांगता का कारण बन सकती है, लेकिन समय पर दी गई पोलियो की खुराक से इसका प्रभावी बचाव संभव है। ऐसे में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026 के तहत राजधानी रांची में आगामी 28, 29 और 30 जून 2026 को विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान जन्म से 5 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को पोलियो से सुरक्षा के लिए 2 बूंद जीवन रक्षक दवा पिलाई जाएगी। जहां पटना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपातकाल को लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 देश के इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण दिन था, जब संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपी आंदोलन ने देश को तानाशाही से मुक्ति दिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार जेपी सेनानियों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने घोषणा की कि सहयोग शिविरों के माध्यम से मिले आवेदनों की समीक्षा के लिए समिति बनाई जाएगी ताकि छूटे हुए जेपी सेनानियों को भी जोड़ा जा सके। साथ ही अगले वर्ष 25 जून को सभी जेपी सेनानियों को सम्मानित करने की बात भी कही गई। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के लिए पक्का घर, बिजली, पेयजल और PM सूर्य घर योजना जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। सम्राट चौधरी ने सहयोग अभियान के 30 दिन पूरे होने पर सरकार के कामकाज के आंकड़े भी साझा किए। उन्होंने बताया कि पहले महीने में 3,70,000 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,20,000 का निस्तारण किया जा चुका है। अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नोटिस जारी किए गए और समय रहते अधिकांश मामलों का समाधान किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता और जनसेवा के संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को भी इज्जत देने का काम किया, उनके परिवार को भी सम्मानित करने का काम किया। और जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं वित्त मंत्री था, आपके पेंशन को भी दुगना करने का काम हम लोगों की सरकार ने किया और आगे भी आपकी चिंता जरूर करते रहेंगे। विक्रम कुंवर जी यहाँ बैठे हैं, ये लगातार आपके लिए आंदोलन हमारे सामने करते रहते हैं और हमारे दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज जब नरेंद्र मोदी जी की 12 साल की सरकार है तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और कुछ समय के लिए मणिपुर को छोड़ करके हमने कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। ये हमारी ताकत है, इसको हमको समझना चाहिए। इसी इमरजेंसी के दौरान 42वां संवैधानिक संशोधन लेकर के आए। संवैधानिक संशोधन में चुने हुए प्रतिनिधि का टर्म को 5 साल से 6 साल कर दिया। अपने आप को देखिए, याद कीजिए कानून किस तरीके से बनाया गया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की, जहां विश्व मादक पदार्थ विरोधी दिवस के अवसर पर नवी मुंबई पुलिस ने नशा मुक्त नवी मुंबई अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 56 करोड़ रुपए मूल्य के जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया। तलोजा स्थित मुंबई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में न्यायालय पर प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभिन्न मामलों में जब्त ड्रग्स का वैज्ञानिक तरीके से विधिवत निपटान किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की बढ़ती लत से बचाना और समाज में मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दौरान नागरिकों से अपील की गई कि वे नशे से दूर रहें और यदि कहीं मादक पदार्थों की तस्करी, बिक्री या सेवन की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। नवी मुंबई पुलिस ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। पुलिस का मानना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई और लगातार चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी। जागतिक एंटी नार्कोटिक्स डे है और इस अवसर पर नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय में 26 गुनाहों में 57 कोटी के नार्कोटिक्स का आज यहाँ पर नाश कर रहे हैं। इसमें अलग अलग टाइप के नार्कोटिक्स है, स्पेशली हेरोइन, गांजा, एमडी, कोकेन, ऐसे सभी तरह के नार्कोटिक्स इसमें शामिल हैं। अगली खबर, टिटवाला के केएनटी पब्लिक स्कूल में नई स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर विवाद सामने आया है। कुछ अभिभावकों ने नई यूनिफॉर्म की बढ़ी हुई कीमत और केवल एक दुकान से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि महंगाई के दौर में ये फैसला परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रहा है और अभिभावकों को खरीदारी के विकल्प भी नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कई अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन का समर्थन करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म बदलने का प्रस्ताव पहले अभिभावकों की बैठक में रखा गया था, जिस पर अधिकांश लोगों ने सहमति जताई थी। वहीं स्कूल की प्रधानाध्यापिका माधवी गायकवाड़ ने आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि स्कूल में करीब 1300 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और नई यूनिफॉर्म लागू करने से पहले आयोजित बैठकों में लगभग 900 अभिभावकों ने भाग लेकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। प्रधानाध्यापिका ने स्पष्ट किया कि यूनिफॉर्म की कीमत तय करना विक्रेता का निर्णय होता है और शिकायत मिलने के बाद विक्रेता ने कीमत में लगभग 30% तक कमी भी की है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता विजय देशकर ने मांग की कि यूनिफॉर्म की बिक्री केवल एक दुकान तक सीमित न रखी जाए ताकि अभिभावकों को अधिक विकल्प मिले और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। पनवेल तालुका क्षेत्र से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां आंगनबाड़ी जाने से इनकार करने पर एक मां ने अपनी 4 वर्षीय बेटी की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है और बाल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार बच्ची आंगनबाड़ी जाने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे नाराज होकर उसकी मां ने उसके साथ मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।